नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे काव्य भाग, क्षितिज का काव्य भाग पढ़ रहे थे और काव्य भाग में हमने आपको 2 कविताएं करवा दी हैं। पहली कविता सूरदास के पद और दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और ये दोनों कविताएं पूरी होने के बाद हमने आपको इनके प्रश्न उत्तर भी भेज दिए हैं। ये आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में लिखेंगे, कठिन शब्द लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे और उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, हमारी इसी वीडियो के अंदर जो तीसरी कविता शुरू होती है वह कविता हमारी है उत्साह कविता। मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले जो हमारी 2 कविताएं हैं, जैसे देव की कविता है कवित और सवैया, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरी इसके बीच में जो एक और कविता आई है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हमारे सिलेबस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बाद हमारी जो कविता है वह उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। प्यारे बच्चों, ये कविता इम्पोर्टेंट कविता है और छोटी सी कविता है। इसमें 2 कविताएं दी गई हैं, अट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं हैं, अट नहीं रही है और ये उत्साह कविता है। तो आइए एक बार हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानते हैं कि छायावाद युग के आधार स्तंभ कवियों में से एक हैं। इनका जीवन दूसरों की भलाई के लिए बीता है। इनके जीवन में बहुत कष्ट आए हैं, बहुत समस्याएं आई हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी लेखनी को रोका नहीं है। प्यारे बच्चों, इन्होंने अपने जीवन में गरीबों की और असहायों की सहायता की है और यहाँ पर उनके जीवन का परिचय एक बार हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम कविता में आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा, औपचारिक एक तो होती है अनौपचारिक शिक्षा, एक होती है औपचारिक। औपचारिक होती है विद्यालयों में सीखी गई, कॉलेजों में सीखी गई विद्या। अनौपचारिक शिक्षा घर पर ही ग्रहण की गई शिक्षा होती है। 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय खुद पढ़ करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे देखो, तीनों भाषाओं का ज्ञान, बांग्ला का भी, संस्कृत अंग्रेजी का भी और संस्कृत का भी ज्ञान अर्जित किया। तीनों भाषाओं पर कितना उनका जो है जुनून और जज्बा था। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता हैं, पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले। दर्शन शास्त्र, संगीत, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा, कितने बड़े जो लोगों की विचारधाराओं से प्रेरित हुए थे, उन पर विशेष प्रभाव डाला। परमहंस की और विवेकानंद की विचारधारा ने उनके जीवन को कितना सुंदर, और आज हम उसके जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कितने वर्षों तक पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन किस प्रकार समर्पित किया अपने देश को, राष्ट्र को, अपने युवा पीढ़ी को। तो प्यारे बच्चों, निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों की असामयिक निधन, आत्मीय जनों, अपने प्रियजन, परिवार के जन, उनका पत्नी का भी देहावसान हो गया था, उनके बेटे का भी हो गया था और अंत में उसकी बेटी का भी देहावसान हो गया था, निधन हो गया था। उसने अपनी बेटी की याद में सरोज स्मृति एक रचना भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक विरह गीत प्रस्तुत किया था अपनी बेटी की याद में। असामयिक समय से पहले अचानक निधन से उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी रुके नहीं। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत लगातार संघर्ष किया। सन 1961 में भी उनका देहांत हो गया। प्यारे बच्चों, गरीबों के मसीहा रहे थे। जो भी पुरस्कार स्वरूप धन मिलता था, यानी कि उस समय
लिखते थे तो बहुत कम पैसा मिलता था, और उस पैसे में से भी आते आते जो पुरस्कार स्वरूप धन मिलता था वो गरीबों में बांट देते थे। उनकी प्रमुख काव्य रचना है अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुता है और नए पत्ते। ये उनकी बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं हैं और उनके हम हिस्से पढ़ते हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी ख्याति विस्मरणीय, जिसको भुलाया न जा सके, प्राप्त की। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, बहुत लंबे भावना विचारधाराओं के, ऊंचे विचारधाराओं के, मानव में मन में जो सकारात्मक भाव होते हैं उनके बहुत ही लंबे समय तक उन पर मूल्यांकन करने वाले कवि रहे हैं। दार्शनिकता, विद्रोही कवि थे, क्रांतिकारी विचारधारा थी उनकी, प्रेम की तरलता भी थी उनमें, और प्रकृति का विराट, बहुत विशाल तथा उदात्त मानव कल्याण की भावना वाला चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित रहता है, मिलता है। उनके विद्रोही स्वभाव ने विद्रोही स्वभाव किनके लिए था? अमीरों के लिए था। कविता के भाव जगत और शिल्प जगत, देखिए 1899 में जन्म हुआ था और 1900 के बाद देखिए उस समय हमारे भारत देश की स्थिति क्या थी। गुलामी में हम जकड़े हुए थे और उस समय गरीबी, उस समय अकाल, उस समय बहुत शोषण हो रहे थे। ऐसे समय की कविता है। प्रयोगों का संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद, जो कविताएं गाई नहीं जा सकती, जिनमें गेयता का आधार नहीं है, जो कहानी की तरह हम पढ़ते हैं और अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हमारे दिलों पर चोट कर देती हैं, ऐसी कविता, मुक्तक छंद की कविता, जिसको केचवा छंद भी कहते हैं, रबर छंद भी कहते हैं, प्रयोग किया। शोषित, जिनका शोषण होता है, गरीब व्यक्ति, निम्न वर्ग, उपेक्षित, जो उपेक्षा के शिकार हो गए, जिन्होंने समाज ने जिनको ठुकरा दिया, पीड़ित और प्रताड़ित, यानी कि किसी कारण से पीड़ित और प्रताड़ित, जिसको समाज द्वारा वे प्रताड़ित लोग, जन के प्रति उनकी कविताओं में जहाँ गहरी सहानुभूति, हमदर्दी का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड, सत्ता के प्रति जो शोषण की सत्ता थी, शोषण की सरकार थी, उसके प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे अब देखते हैं कविता का सार। ये था उनके जीवन का वर्णन। कैसा था उनका जीवन? वे हमेशा गरीबों के मसीहा रहे हैं, ये हमें बात याद रखनी है। और यहाँ पर देखेंगे, उत्साह एक आह्वान गीत है। उत्साह क्या है? एक आह्वान गीत है। पहली कविता उनकी है आपके सिलेबस में, आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब बुलाना होता है, जो बादल को संबोधित है। उन्होंने हमेशा अपने जो प्रिय विषय बादल रहा है, क्योंकि बादल जो होता है प्यारे बच्चों, वो क्रांति का प्रतीक होता है। बादल क्रांति का प्रतीक होता है, इसलिए हमेशा उन्होंने अपनी कविताओं में बादल को संबोधित किया है। बादल निराला का प्रिय विषय रहा, इसीलिए रहा है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन, पीड़ित दुखी प्यासे अर्थात किसान वर्ग, जन की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। बादल एक तरफ तो ये काम करता है, गरीब जो पीड़ित है उनकी आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करता है। वहीं दूसरी तरफ बादल नई कल्पना, नई विचारधारा, नए अंकुर, जो पृथ्वी की गर्भ में जो अंकुर प्रस्फुटित हो रहे हैं, उनके लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। विध्वंस मिटा करके विप्लव, क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को बहुत विस्तृत
चारों तरफ से जुड़ा हुआ देखता है। कविता में ललित कल्पना, सुंदर सुंदर कल्पना, ललित का मतलब होता है सुंदर कल्पना, और क्रांति चेतना दोनों है। क्रांति की चेतना, कविता में सुंदरता भी है, सुंदरता की कल्पना की गई है, और उत्साह कविता में क्रांति के चेतना के भाव भी हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्यिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक क्रांति, समाज की जो क्रांति है या बदलाव में जो बदलाव होता है, जैसे कि आजकल देख रहे हो आप, जो कोरोना के कारण संस्कृति में, हमारे विचारधारा में, हमारी भावनाओं में बहुत परिवर्तन आएगा। इस पर साहित्य की बहुत ऊंची भूमिका रहेगी, श्रेष्ठ भूमिका होती है। आपस में संस्कृतियों को जोड़ने का, मिलाने का काम एक साहित्य का होता है। इसीलिए तो कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। जो आज की वर्तमान के दौर की जो घटनाएं चल रही हैं उनको साहित्य छाप रहा है, और आगे के वर्षों में, आगे के समय में आज जो ये घटनाएं, कविताएं, जो भाव चल रहे हैं ये पढ़े जाएंगे तो साहित्य जो है वो शीशा दर्पण दिखाता है वर्तमान समाज को। निराला इसे नवजीवन, नया जीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखता है। नवजीवन देने वाला है बादल, और नई कविता की प्रेरणा देता है कवि को, इस संदर्भ में देखता है। प्यारे बच्चों, अट नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता का प्रकट की करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता का अनेक संदर्भों में देखता है। फागुन मास, जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य। ये दूसरी कविता आपकी, अट नहीं रही। उल्लास, फागुन फरवरी का महीना अर्थात वसंत ऋतु का महीना दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों में चैन और लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित प्रिय बना दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ का सार। अपनी जो रजिस्टर है, कॉपी है, उसमें ये उतारेंगे। ये कविता का उद्देश्य है, और इसके बाद शुरू होती है कविता उत्साह। इसके बाद शुरू होती है उत्साह कविता, और उत्साह कविता में देखते हैं, देखिए उत्साह प्यारे बच्चों वीर रस का स्थायी भाव होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं और कार्य में आगे बढ़ते हैं, यदि हम किसी मंजिल या लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं और उसमें यदि मन में उत्साह नहीं होता है तो सफलता भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले मन में उत्साह रखना, प्रसन्नता रखना, मन के भावों को प्रसन्न चित्त रखना अनिवार्य होता है। तब ही हम जा कर के किसी कार्य में सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो ये कविता उत्साह है। देखो, मैं इसके बारे में थोड़ी सी एक पीछे का प्रकाश डाल देता हूँ। यहाँ कविता में कवि बादल को संबोधित करता है। देखिए, दो प्रकार की बातें होती हैं। एक तो होते हैं जैसे कि हमारे प्रकृति में बड़े पेड़ पौधे होते हैं। वे बड़े पेड़ पौधे बड़े लोगों के प्रतीक होते हैं, माना है कवि ने माना है कि बड़े पेड़ पौधे बड़े लोगों के प्रतीक हैं। छोटे छोटे पृथ्वी के गर्भ में अंकुर प्रस्फुटित होने वाले छोटे पौधे निम्न वर्ग के, शोषित वर्ग के प्रतीक होते हैं। बड़े पेड़ पौधे शोषक वर्ग के प्रतीक होते हैं। तो इसलिए कवि आह्वान करता है कि बादल का, हे क्रांति दूत, हे क्रांति के बादल, जब तू आ तो रिम झिम नहीं, क्रांति से, जोर से, विद्युत के तड़ित प्रकाश से, और एक समाज में एक नया परिवर्तन लेकर के आ। जब आएगा तो बड़े पेड़ पौधे धराशायी होंगे, निम्न वर्ग जो है छोटे पौधे हैं उनके प्रतीक हैं, वे प्रसन्नचित हो जाएंगे, वे खिलखिला उठेंगे, और समानता का भाव इस पृथ्वी पर, इस धरती पर फैलेगा, जिससे कि छोटे छोटे गरीब लोग प्रसन्नचित हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं इस कविता की, पहले मैं विशेषता बता देता हूँ आपको। इस कविता की विशेषता है, नंबर एक बात तो यह है कि यह कविता हिंदी की खड़ी बोली में है।
क्योंकि आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि शिल्पगत सौंदर्य समझाइए। इस कविता का, इन पंक्तियों का शिल्पगत सौंदर्य, काव्य सौंदर्य समझाइए, व्याकरणिक सौंदर्य समझाइए। तो आप लिखेंगे कि इस कविता में, नंबर एक बात तो यह है कि ये कविता हिंदी की खड़ी बोली में अवतरित है, रचना है। इस कविता में वीर रस है, वीर रस है कविता में। और जहाँ वीर रस होता है प्यारे बच्चों, वहाँ पर जो साहित्य का गुण होता है वह ओज गुण होता है। नंबर तीन, तत्सम तद्भव दोनों प्रकार की शब्दावली है कवि ने। वैसे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ज़्यादातर तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं, इसमें दोनों प्रकार के हैं। नंबर तीन, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, जो मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। और कविता में गेयता का आधार नहीं है, गाई नहीं जाती है कविता। ये कविता गद्यात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने जो गाने वाले भाव नहीं प्रस्तुत किए हैं। तो क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है आपको कि कवि मुक्तक छंद के कवि बहुत श्रेष्ठ कवि बने हैं। और इस कविता में जो जो विशेषताएं, प्रतीकात्मकता है, प्रतीकात्मकता का मतलब किसी के माध्यम से वर्णन, किसी दूसरे माध्यम से प्रस्तुत है, प्रस्तुत के माध्यम से वर्णन। तो प्रतीकात्मकता है कविता में, लाक्षणिकता है कविता में गुण, ओज गुण है। और इस तरह से ये कविता की विशेषता है। और हिंदी की खड़ी बोली में, इससे पहले दोनों कविताएं हमने जो पढ़ी हैं वो दोनों अलग अलग भाषाओं की हैं, और ये तीसरी खड़ी बोली की है। खड़ी का मतलब खरी भाषा, खरी का मतलब हिंदी भाषा। बादल गरजो, कवि कहता है हे बादल, हे क्रांति के बादल गरजो, हे क्रांति के बादल गरजो। संबोधित किया है, आह्वान है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। हे क्रांति के दूत बादल तुम गरजो। घेर घेर घोर गगन, अनुप्रास अलंकार, घेर घेर घोर गगन, सारे आसमान को घेरते हुए घोर बना दो, यानी कि सारे आसमान को चारों तरफ से घेर लो। और गगन आसमान को धाराधर ओ क्रांति के बादल, धाराधर ओ बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। ललित ललित, सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, काले काले घुंघराले। कैसे? छोटे छोटे बच्चों के जो काले काले घुंघराले बाल हैं, आप उनके समान हैं, उन जैसे हैं आप। सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल, छोटे बच्चों के घुंघराले बालों जैसे हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, उपमा अलंकार देखो से, बच्चों की कल्पनाओं के समान पाले गए हो, बनाए गए हो। बच्चे जैसे कल्पना करते हैं, पाले बनाते हैं, घरौंदे बनाते हैं, उनको बनाते फिर मिटा देते हैं। इसी तरह से बादल जो है प्रतिक्षण अपना रूप बदलता रहता है। जैसे बच्चे कल्पना करते हैं, बच्चे पाले बनाते हैं। उपमा अलंकार, विद्युत छवि, आपके हृदय में हे बादल, आपके हृदय में उर्मे विद्युत की आभा है, कांति है। कवि, कवि को क्या मिलता है? नीचे बताया, नूतन कविता, कवि को नई कविता रचने की प्रेरणा मिलती है। कवि, नीचे देखेंगे, नूतन कविता, नई कविता, क्योंकि जब क्रांति होगी तभी तो कवि को नई कविता रचने की प्रेरणा मिलेगी। नवजीवन वाले लोगों को नया जीवन मिलेगा। वज्र छिपा, जब क्रांति आएगी तो लोगों को नया जीवन मिलेगा, समदर्शी भाव बनेंगे सबके, और जो बड़े लोग हैं वो धराशायी हो जाएंगे, निम्न वर्ग प्रसन्नचित हो जाएगा। इसीलिए तो शोषकों के मसीहा कहा है, नवजीवन वाले वज्र छिपा, आपकी आवाज में वज्र छिपा है, और कवियों को नई कविता रचने की प्रेरणा देता रहता है। फिर भर दो, फिर से एक बार भर दो अपनी आवाज से, अपने भावों से। बादल गरजो, हे क्रांति के दूत बादलों, फिर से एक बार आप गर्जना करो। विकल विकल, व्याकुल व्याकुल, विकल विकल, व्याकुल व्याकुल। उन्मन थे उन्मन, उदास से उदास से। पृथ्वी के, धरती के लोग आपके न आने से
क्या बन रहे हैं? विकल विकल, व्याकुल हो रहे हैं, उन्मने उदास से हो रहे हैं। विश्व के निदाग, विश्व के संपूर्ण सकल जन, संपूर्ण लोग निदाग गर्मी से जल रहे हैं, दुखी पा रहे हैं। एक क्रांति के बादल आपका मैं आह्वान करता हूँ। आए अज्ञात दिशा से, फिर अज्ञात दिशा से अचानक दिशाओं से अनंत के घन बहुत सारे बादल, घन बादल आ जाते हैं और क्या कर दो? तप्त धरा, धरा में नहीं धरती, जलती हुई धरती को जल से, अपने पवित्र जल से हे बादलों शीतल कर दो। बादल गरजो, एक बार फिर से गरजते हुए धरती को पावन पवित्र बना दो। इस तरह से प्यारे बच्चों, ये आपकी कविता की व्याख्या है और इस व्याख्या के बाद में प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में और अगली कविता अगले वीडियो में जारी करेंगे। इस कविता को ध्यानपूर्वक समझें और देखें। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर अवगत करवाना। आप इनको अंडरलाइन कर लेना, जो जो बात समझ में नहीं आए। जब भी स्कूल विद्यालय लगेंगे तो हम कक्ष में आपकी सभी जो समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको हम ठीक कर देंगे। तब तक के लिए, अगले वीडियो आने तक के लिए आपको नमस्कार। अपनी कॉपी बनाइए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।